हेलो एंड वेलकम बच्चों आपके अपने चैनल एएमपीसी पे, जहां पे हम लोग डायमेंशंस पढ़ रहे थे। तो बच्चों डायमेंशन जो है क्या था, हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 2 था, जिससे रिलेटेड हम लोग फिजिकल क्वांटिटी या डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे। थोड़ा सा एक क्विक रिकैप करवाता हूं आपको। डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले आपने कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना सीखा, फिर आपने फॉर्मूला बनाना सीखा, फिर आप लोगों ने ये देखा अगर कोई एक्स वाई जेड अननोन फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी गिवन फॉर्मूला से। नंबर 3 था कि एक्स वाई जेड कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी। इसके बाद नंबर 4 कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक यूनिट से दूसरे यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं ये था। और नंबर 5वां कि कोई फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो बच्चों ये डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट था। इसके बाद आप लोगों ने लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा। तो लिमिटेशन में क्या था कि डायमेंशंस जो है वो इस तरीके से क्या सारे फॉर्मूले डिराइव कर देती है या और भी बहुत सारी चीजें थी, तो वो हम लोगों ने लिमिटेशन में डिस्कस करा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग इसी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आज थोड़े बहुत एनसीईआरटी के भी एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो बच्चों आज का पहला सवाल, जैसा आप लोगों को याद होगा कि एमकेएस सिस्टम को एसआई यूनिट बोलते हैं, तो ये एसआई यूनिट को कोहेरेंट सिस्टम भी था। इसकी एडवांटेज की इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा बच्चों। तो क्वेश्चन लिखते हैं, why SI unit system is coherent। तो ये कोहेरेंट सिस्टम क्यों है ये हम देखना है। ठीक है बच्चों, तो अब कोहेरेंट का मतलब आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था कि जो सिंपल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, सॉरी ये सिंपल फंडामेंटल लॉज पर बेस्ड होता है। तो ये फंडामेंटल लॉज का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल का मतलब कि कभी भी अगर आप किसी डिराइव्ड की बात करोगे, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इन एसआई सिस्टम डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द simple multiplication or division by simple multiplication or division by supplementary एंड बेसिक यूनिट्स। तो बच्चों बेसिक यूनिट्स का मतलब क्या हुआ? किलोग्राम, मीटर, सेकंड। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स एक नया टॉपिक है जो हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे थोड़ी देर बाद। हालांकि सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती है वो एंगल की होती है बच्चों। तो एंगल में क्या होगा हमारा? रेडियन, और एक होता है सॉलिड एंगल, उसका होगा स्ट्रेडियन। तो हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंड बेसिक यूनिट्स वी don't need any numerical value for obtaining the derived quantities। ठीक है बच्चों, तो हमें इसके केस में डिराइव्ड क्वांटिटीज को, या आप ऐसे कह लो जो हमारे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे फोर्स हो गया, तो फोर्स को हम सिंपल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से आ रहा है, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। तो ये एक ऐसे सिस्टम की इंपॉर्टेंस है। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग लिख लो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर आएगा आपके। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों जो मैंने इसमें कवर करवाया है। इसका मतलब क्या है कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। ओके बच्चों, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, और बढ़िया सवाल है अगला वाला भी बहुत। एक कोहेरेंट सिस्टम था, इसकी एडवांटेज एसआई सिस्टम की, और आप लोग याद करने की कोशिश करो और क्या क्या थी इसके एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस में एक था कि ये मैट्रिक सिस्टम फॉलो करता है। क्या ये मैट्रिक सिस्टम फॉलो करता है? तो बच्चों मैट्रिक सिस्टम का मतलब, मैट्रिक सिस्टम मतलब 10 की पावर्स को फॉलो करेगा।
10 की पावर्स क्या होंगे? जैसे अगर मैं कहूं, आप लोगों को याद होगा, अगर मैं कहूं कि इट इज 10 की पावर 3, सो आई रिप्रेजेंट इट एज किलो। अगर मैं कहूं 10 की पावर 6 तो मेगा, 10 की पावर 9 तो वो गीगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारी अलग अलग वैल्यूज हैं और ये और बड़ी बड़ी वैल्यू हमारी होती जाती है। ठीक, तो एक्टो, जेक्टो, योटो, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो मैट्रिक सिस्टम में क्या है, सिंपल 10 की पावर में आ रहा है, सिर्फ 10 की पावर में आ रहा है। ठीक, तो ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को बड़ा या छोटा करने के लिए यूज होते हैं। तो मैट्रिक सिस्टम से रिलेटेड एक ये जो कन्वर्जन टेबल है, तो मैं इसको ना नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर, या वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहां पर मैं एक चार्ट आपको मतलब सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके इस चार्ट को देख सकते हैं। तो मैट्रिक सिस्टम की सारी यूनिट्स मैं एक बार वहां पर मेंशन करूंगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक सिस्टम हमें याद रखना है। अब जरा इससे रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, और वो है डिफरेंशिएट बिटवीन नैनोमीटर, ओके ठीक है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था नैनोमीटर, मैं इसको एनएम कहता हूं। डिफरेंशिएट बिटवीन एनएम, एमएन और एनएम, और नहीं आएगा बच्चों, एंड आएगा। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर हमारा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन एनएम, एमएन, एनएम, दो एनएम है ना। तो अब इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी अगर ये प्रीफिक्स आ जाए, ये प्रीफिक्स है बच्चों, प्रीफिक्स मतलब जो मेन यूनिट से पहले आ रहे हैं, तो वो प्रीफिक्स होते थे, मैट्रिक सिस्टम के प्रीफिक्स होते थे। जैसे के का मतलब किलो, मतलब 10 की पावर 3 प्रीफिक्स है। तो बच्चों m का मतलब, अगर m बाद में इस तरीके से यहां पर लिखा गया है, तो यहां पे m का मतलब है मीटर, और इसके आगे जो स्मॉल n लगा है, तो बच्चों स्मॉल n का मतलब होता है नैनो। तो हम यहां से कहेंगे nm का मतलब है नैनोमीटर, जो कि लेंथ की यूनिट है। ठीक, इसके बाद हम लोग mn की बात करेंगे, तो बच्चों n अगर कैपिटल आ जाए तो वो न्यूटन होता है। हाँ, तो n अगर कैपिटल आ जाए तो वो न्यूटन होता है, तो n का मतलब न्यूटन, और m अगर पहले आ जाए तो वो 10 की पावर -3 मिली होता है बच्चों। तो यहां से हम लोग लिखेंगे स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मिली और कैपिटल N स्टैंड्स फॉर न्यूटन। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर mn का मतलब मिली न्यूटन, और इसके बाद nm का मतलब, तो n का मतलब तो न्यूटन ही होगा, और m बाद में आ रहा है तो ये मीटर हो गया। इसको अब आप लोगों को समझना होगा, m पहले आता है तो मिली हो जाता है, m बाद में आता है तो वो न्यूटन मीटर हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, यू कैन नोट डाउन। तो जहां पर मिली न्यूटन होगा बच्चों, तो मिली न्यूटन होगा यूनिट ऑफ फोर्स, और न्यूटन मीटर, तो न्यूटन फोर्स, मीटर लेंथ, फोर्स इनटू लेंथ, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता था वो टॉर्क का होता था। तो बच्चों ये टॉर्क की ऐसा यूनिट होगी। तो हमने तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएशन करने से पहले आपने इन तीनों की फुल फॉर्म लिखी, और फुल फॉर्म लिखने के बाद आपको आइडिया लग गया कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो इससे रिप्रेजेंट हो रही थी। तो यहां तक आया आप लोगों को समझ में। बच्चों दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बाद हम लोग एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं आगे, और जो मैंने अभी 5 तरीके, 5 डायमेंशनल एनालिसिस में 5 मेथड जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, मैं उन्हीं 5 मेथड्स पे रैंडमली क्वेश्चन करवा रहा हूं। और ये रैंडम क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रखना, आपके स्कूल के एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बच्चों हमारा सवाल है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, या फाइंड डायमेंशन ऑफ Boltzmann constant. So what is the dimension of Boltzmann constant? तो मेरे ख्याल से ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है ये हीट एनर्जी को सिग्निफाई करता है।
और इसमें ये है कि हीट एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सिंबल बच्चों के बी होता है, के के सबस्क्रिप्ट में स्मॉल बी, कांस्टेंट का मतलब यहां पर के हो गया, ठीक है। हालांकि कांस्टेंट के लिए तो सी होना चाहिए था, लेकिन हम के लिख रहे हैं, तो कांस्टेंट के लिए के हो गया और बी स्टैंड्स फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विल बी योर एनर्जी, कौन सी वाली, बहुत गर्मा गर्म एनर्जी है, हीट एनर्जी। सो इट विल बी योर हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर है एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2 स्क्वायर ब्रैकेट में, और टेम्परेचर नीचे है, टेम्परेचर को k लिखते हैं बच्चों, तो k नीचे से ऊपर जाएगा तो k की डायमेंशन -1 हो जाएगी। सो फ्रॉम हियर आपका आंसर है ये। आसान सवाल था, आप लोग नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए होंगे कि हाँ डायमेंशंस इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से लिखी जाती है ना। अच्छा, डायमेंशन से रिलेटेड याद आया कि मास, लेंथ और टाइम ये तीनों फंडामेंटल होती हैं, है ना। तो अब मास, लेंथ और टाइम को ही फंडामेंटल क्यों लिया गया, एक ही क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग नीचे कमेंट करो, ठीक। मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्यों लिया गया, सोचो। तो मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्यों है, ये आपको आंसर करो। फिलहाल ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग उसी को फंडामेंटल लें, हाँ, लेकिन उसको फंडामेंटल लेने से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक। बट अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो हमारा एक सवाल बनेगा, तो वो सवाल वो नहीं लेने से बन गया, ठीक है। तो सवाल देखो क्या है, सवाल है अगर फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी हाँ फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल डायमेंशंस या फंडामेंटल डायमेंशन कह लो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल डायमेंशंस, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम फंडामेंटल डायमेंशन है, देन डिराइव या देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, then find the dimensions, find the dimension of mass। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक जेईई का क्वेश्चन भी है, ठीक, आईआईटी का, वो भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इसको सॉल्व करने का आसान तरीका दिखाता हूं, देन वी विल मूव टू द स्टैंडर्ड वे टू डू दिस। हाँ, तो स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर आई कैन से कि फोर्स का ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें मास, वेलोसिटी, टाइम आ जाता है। कैसे, देखो, फोर्स का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, फोर्स है मास, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया था ये बहुत आसान लिया था, ताकि हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सके बिना किसी मेथड को अप्लाई करें। तो बच्चों यहां से आएगा मास, तो अगर मास की मैं बात करूं तो टाइम ऊपर आ गया, वेलोसिटी नीचे आ गई। क्वेश्चन में कह रहा था फोर्स, वेलोसिटी और टाइम होने चाहिए, तो यहां से मास क्या आ गया स्टूडेंट्स, मास विल बी फोर्स इनटू टाइम होल डिवाइड बाय वेलोसिटी, force into time whole divided by velocity. So what is the dimensional formula of mass? You will write F, time की dimension t, velocity की dimension v minus 1। इसके बाद आप लोग खुद लिख लेना, it is a dimensional formula of mass when force, velocity and time taken as fundamental। तो बच्चों फंडामेंटल किसी को भी ले सकते थे, और फंडामेंटल मास, लेंथ, टाइम क्यों लिए गए, क्योंकि इसकी हेल्प से हम सारी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस कर सकते थे। फंडामेंटल मैंने पिछली क्लास में समझाया था, आप लोगों ने अगर नीचे कमेंट करा हो अभी तक तो, फंडामेंटल मैंने पिछली क्लास में समझाया था, जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड फर्दर। यहाँ पे आपको दिख रहा है फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड फर्दर,
तो फोर्स फंडामेंटल नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड वे में नहीं हो सकती। फोर्स स्टैंडर्ड वे में फंडामेंटल नहीं हो सकती, बट फोर्स को हम लोग वैसे किसी न्यूमेरिकल में मान सकते हैं। सो फ्रॉम हियर मास इज दिस। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो, मैं मिटा के यहीं पर इस सवाल का एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूं, और आप सब लोगों को, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला पता होगा, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो मैं जरा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले पर ही आ रहा हूं, और अब आप लोग देखो बच्चों क्या निकालना है, मास। तो बच्चों मास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास डिपेंड करता है फोर्स की पावर ए, मास डिपेंड करता है वेलोसिटी की पावर बी, मास डिपेंड करता है टाइम की पावर सी। स्टूडेंट्स आप सब लोगों को पता होगा फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, इस तरीके से जो मैं पावर ए बी सी लिख रहा हूं, तो ये हम लोग पहले भी एक बार कर चुके थे। उस दिन मैंने सबको अलग अलग लाइंस में लिखा था, फिर मैंने कहा था कंबाइनिंग एंड ऑल, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट वे में कर रहा हूं, एग्जाम में हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जब डायमेंशन पूछी जा रही है ना, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, तो आप लोग इसको हटा के स्टूडेंट्स यू कैन राइट डायरेक्टली एज इट इज इक्वल्स। नाउ व्हाट वी विल डू, फोर्स की डायमेंशन देखो, फोर्स की डायमेंशन क्या आएगी, mlt-2। वेलोसिटी की डायमेंशन देखो, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएगी, इसकी पावर a था, वेलोसिटी lt-1 की पावर b, टाइम तो इटसेल्फ इज अ टाइम, टाइम की पावर c। अब आपको यहां से निकालना है, यहां पर मास की पावर a आ रही है, यहां पर मास की डायमेंशन बच्चों सिर्फ m होगी, l0 ठीक से लिखते हैं, मास की डायमेंशन होगी m0 l0 t0, सॉरी मास की डायमेंशन होगी m1 l0 t0, मास तो होगा, मास कैसे जीरो कर देंगे, हाँ तो यहां से 1 आ रहा है, यहां से m की पावर a आ रही है, तो इन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगा, तो यहां से आपका आंसर आया बच्चों a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू 1, और आंसर वही आएगा दैट इट इज f1 t1 v -1। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा मास इक्वल्स टू फिर से f t v -1। सो फ्रॉम हियर दिस इज अवर आंसर। समझ में आ रहा होगा। तो इसी से रिलेटेड एक जेई का क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, उसमें इन्होंने बोला कि जरूरी थोड़ी आप फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को ही फंडामेंटल लो, है ना, तो आप किसी और को फंडामेंटल ले सकते हो, ठीक। तो हमारा जो सवाल है उसको लिखा जाए, तो क्वेश्चन है, मैं एक बार इसी में थोड़ा सा एडिट करता हूं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन लिखो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है इफ speed of light and universal constant of gravitation, universal constant of gravitation and Planck's constant taken as fundamental units, then find dimensional formula of mass, length and टाइम। तो आपको मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। बच्चों अगर आप यहां ध्यान दोगे, सेम मेथड है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको भी मिटाया नहीं था। मास डिपेंड्स अपॉन सॉल्यूशन, मास डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट टर्म स्पीड ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल सी होता है, यहां नहीं लिखना चाहिए हमें, स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल होता है सी, तो सी की पावर यू कैन से x। मैं अब की बार abc नहीं लिख रहा बिकॉज c स्पीड ऑफ लाइट आ रहा है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं xyz मान रहा हूं, वो ज्यादा बेटर है। c स्पीड ऑफ लाइट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल G की पावर y, प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी डायमेंशन, सॉरी इसका सिंबल h की पावर z। ओके, तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर हमें नहीं लिखना, क्योंकि हमें तो सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, है ना। तो
डायमेंशनल फॉर्मूले में कोई ऐसा हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, इसको मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ और डायमेंशंस के टर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम हियर मास की डायमेंशन क्या होगी? मास की डायमेंशन होगी m1 L0 T0, आसान। c स्पीड, स्पीड की डायमेंशन क्या होगी? L-T-1, ठीक। g की डायमेंशन क्या होगी? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अब तक बच्चों आपको याद हो जाना चाहिए था ये, इट इज m-1 L3, या एक बार इसको निकाल के मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप लोगों को ये थोड़ा बहुत याद रहे। हम इसको डायरेक्टली ना लिखें बिकॉज अगला प्लैंक्स कांस्टेंट है वो एनर्जी इनटू टाइम होता था, और यहां से अगर मैं कहूं g, तो g का फॉर्मूला होता था, ये आता था बच्चों फोर्स इक्वल्स टू g इनटू मास स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो g कितना आ गया? फोर्स, फोर्स होता है बच्चों mlt-2, डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास, मास का स्क्वायर। तो ये मास का पावर 2, डिस्टेंस की जगह आपने लिखा लेंथ की पावर 2 इक्वल्स टू जी। तो बच्चों यहां से देखो, यहां इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, 1 माइनस 2 माइनस 1, यहां इसकी पावर 1 है, यहां इसकी पावर 2 है, 1 यहां दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाएंगे, और फिर टाइम माइनस 2, तो टाइम माइनस 2 की पावर g की पावर y। आसान था। अगला देखते हैं h, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला होता था h इंटू न्यू। न्यू क्या होता था? 1 अपॉन टाइम, तो इट इज 1 अपॉन टाइम। तो h कितना आ गया? एनर्जी इंटू टाइम। तो h कितना आ गया? एनर्जी, एनर्जी कितना होगा? ml2t माइनस 2 इंटू टाइम। तो टाइम ऊपर आया, मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स h की डायमेंशन कैन बी रिटन एज, मैं आगे लिख रहा हूं यहां पर, ये आएगा ml2t माइनस 1 की पावर z। तो यहां से हमने x y z तीनों के लिए लिख दिया। इसको मिटा लेते हैं और इसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जो कि अपने आप में बहुत सिंपल सी टर्म है, ठीक। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो स्टूडेंट्स यू विल गेट m माइनस y एंड प्लस z, माइनस y प्लस z, क्योंकि x तो था नहीं। अब लेंथ में तीनों है, तो लेंथ में आपने लिखा x प्लस 3y प्लस 2z, फिर आपने टाइम में लिखा माइनस 1 इंटू एक्स विच इज माइनस एक्स, फिर माइनस 2 इंटू वाई विच इज माइनस 2y, और माइनस 1 इंटू जेड माइनस जेड। इस तरीके से आया। यहां पर मास, लेंथ और टाइम क्या आएगा स्टूडेंट्स? m1 L0 T0। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो होता था वो ये होता था कि दोनों लाइकवाइज सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहां पे y माइनस का प्लस z होना चाहिए 1। अगला x प्लस 3y प्लस 2z होना चाहिए लेंथ 0। अगला माइनस x माइनस 2y माइनस z, माइनस x माइनस 2y माइनस z भी होना चाहिए 0। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर अगर आप ध्यान दो तो ये तीन इक्वेशंस बनी, तीन से मुझे x y z फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूं, नीचे की दो इक्वेशंस देखता हूं और नीचे की दो इक्वेशन ऐड कर देता हूं। तो इन दोनों को ऐड करने की वजह से मुझे क्या मिलेगा? देखो, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। तो x 0 y 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 कितना होता है? 1, तो y बचा और ये z। हाँ, तो यहां से कितना आ गया? y प्लस जेड इक्वल्स टू 0, और यहां से क्या आ रहा है? माइनस y प्लस जेड इक्वल्स टू 1। तो अब आप बच्चों इनको दोबारा ऐड कर दो। इनको दोबारा ऐड करने से क्या मिला? इनको दोबारा ऐड करने से y कट के 0, 2z इक्वल्स टू 1। तो z इक्वल्स टू 1/2, तो z इक्वल्स टू 1/2, तो y प्लस जेड 0 होना चाहिए, तो y इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो स्टूडेंट्स y और z आपका आ गया 1/2 एंड माइनस 1/2।
बात करते हैं x की, मैं यहां से x कंपेयर कर रहा हूं। इन द नेक्स्ट लाइन आई राइट x प्लस y की जगह क्या है माइनस हाफ, तो इट इज माइनस, या मैं y प्लस z 0 लिख करके आसानी से कर सकता था, एक सिंपल सा मेथड दिख रहा है मुझे, बट कोई नहीं, हाँ इसी में लिखते हैं 3y, तो इट इज माइनस 3/2, y हाफ था माइनस का, 2z है 1, 2z है 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अब अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये माइनस हाफ बचेगा, सॉल्व करके x इक्वल्स टू हाफ आएगा, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ x y। तो बच्चों x y z आ गया, मैं फाइनल आंसर लिखता हूं। मास की डायमेंशन है, मास की डायमेंशंस है, x क्या था c की पावर x, c x हाफ है, तो c हाफ, डायमेंशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, y किसका है g का, g का y है, y कितना है माइनस हाफ, और z है h का, तो बच्चों h आ गया, h है z है हाफ, हाफ। तो ये क्वेश्चन का 3 में से एक पार्ट हुआ, मास की डायमेंशन। इन अ सिमिलर वे, मैं थोड़ा सा यहां पर रेड मार्कर का यूज करता हूं, इन अ सिमिलर वे स्टूडेंट्स यू विल राइट फॉर द नेक्स्ट पार्ट लेंथ, लेंथ के बाद आप लोग मास 0 और लेंथ 1 कर दोगे, मास 0 और लेंथ 1 कर दोगे। आपको समझ में आ रहा है? तो अब की बार y प्लस z 0 हो जाएगा, लेंथ वाला टर्म 1 हो जाएगा, और ये आप लोग अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे। आंसर में जो भी चेंज आता है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग कर सकते हो। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में टाइप कर सकते हो, मैं इसका आंसर कुछ टाइम के बाद अपलोड कर दूंगा। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी था, और यहां से हमें डायमेंशंस के कुछ बेसिक चीजें पता चल रही है। ये जेईई में आ रखा है, तो एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नीट वगैरह में एक क्वेश्चन आ रखा है, तो हम लोग एक नीट का क्वेश्चन भी करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मिक्स क्वेश्चन ही करवा रहा हूं आप लोगों को, तो इसी मिक्स क्वेश्चन के उसमें अगला सवाल, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए और बी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, नहीं डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी करूंगा, इसका एक ही आंसर होगा और फिर हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में आपको दे रखा है फोर्स इक्वल्स टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। फोर्स इज a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, a and b unknown, f force x distance t time, ठीक? तो f force x distance t time, from here अगर आप लोग इसकी वैल्यू लिखो तो आपको क्या मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली लाइकवाइज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। तो यहाँ पर जो कहानी लिखनी थी वो आप सब लोगों को पता है, हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। स्कूल के एग्जाम में आपको वो सारी लाइनें लिखनी पड़ती है कभी ना कभी, तो आप देख लेना एक बार, वो आप लोग समझ गए होंगे, लिख सकते हो। मैं सीधा लिखता हूं कि a रूट एक्स मेरा फोर्स होगा, एज वेल एज फोर्स में फोर्स जोड़ोगे तभी फोर्स मिलेगा, एज वेल एज बी टी स्क्वायर भी स्टूडेंट्स मेरा फोर्स होगा। तो व्हाट इज a? फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई x, x मतलब लेंथ, लेंथ का रूट था तो माइनस हाफ, तो ऊपर आके हाफ बचेगा। फोर्स की डायमेंशन अपॉन रूट एक्स, तो ये बचेगा। यहां तक आई समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर आपको b निकालना है तो b है फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2, नीचे टाइम स्क्वायर, ऊपर जाके
वो माइनस हो जाएगा, तो -2 होंगे -4। बहुत आसान था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? a अपॉन b की डायमेंशन निकालो। स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। फ्रॉम हियर a अपॉन b होगा, देखो मास अपॉन मास, ये चलो मैं लिख लेता हूं, मास लेंथ हाफ t-2 अपॉन मास लेंथ 1 t-4। मास कैंसिल, लेंथ यहां से ऊपर जाएगी, 1/2 -1 इज, सबसे पहले मास कैंसिल, 1/2 -1 इज -1/2 और t-2 नीचे से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, -2 + 4 2 होता है। तो अगला सवाल जो था हमारा वो ये था। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा अगला सवाल था, ये नीट में आ रखा है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। check the correctness of फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा इक्वल्स टू mg L क्यूब 4bd क्यूब अपॉन y, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है mg L क्यूब, या नहीं करेक्ट, mg L क्यूब 4bd क्यूब अपॉन y। तो वेयर सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग्स। तो यूजुअल मीनिंग्स क्या है? डेल्टा का मतलब है सैग या डेविएशन, mg मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, यंग्स मॉड्यूलस। तो हमें ये चेक करके बताना है फॉर्मूला सही है या गलत। अब जरा मैं इसको आपको एक बार समझाता हूं कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। आप लोग ऐसे मानो बच्चों, ये इस तरीके से हमारे बहुत बड़े बड़े पिलर्स हो गए। तो जमीन से इस तरीके से पिलर्स हो गए। अब इस पिलर के बीच में ऐसे जब हम पिलर खड़े करते हैं तो इन पिलर के ऊपर हम लोग अपना रेलवे का पुल बना देते हैं। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगेन हम लोग, आप इस चीज को देखना कि ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया क्यों, हमारी इसमें भी फिजिक्स का स्कोप है, इसलिए हमारा टॉपिक यही चल रहा है कि व्हाट इज द स्कोप। तो स्कोप ये है कि हमें कहीं पर भी अगर कोई फ्लाईओवर बनाना है या रेलवे के ऊपर का एक पास बनाना है, हाँ, या तो फिर रेलवे के लिए नदी के ऊपर कोई एक पुल बनाना है, तो पुल बनाना है, तो उस पुल को बनाने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बहुत डिटेल में है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बारे में आपको समझाता हूँ। अब सोचो कि ये हमारे दो पिलर्स हो गए बच्चों, दो मार्कर जो मैंने पकड़ रखा है, बीच में सड़क का टुकड़ा हो गया। तो सड़क के टुकड़े की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, या लेंथ जितनी ज्यादा होगी, या इसके ऊपर से ट्रक निकल रहा है तो कोई गाड़ी आएगी, तो ये जो सड़क जो सीधी होनी चाहिए, गाड़ी आने पर थोड़ी सी झुक जाएगी। अब आप लोगों को भी पता है कि इतनी ज्यादा तो नहीं झुकेगी ऑब्वियसली, ठीक है, हल्का सा एक सैग आता है, तो इसे सैग कहते हैं, यानी ये लेंथ है। तो डिपेंड करता है लेंथ के क्यूब के। हाँ, ब्रेड्थ और डेप्थ क्या हो गई? ब्रेड्थ तो हमारी ये हो गई कि सड़क की चौड़ाई कितनी है, डेप्थ मतलब सड़क की ऊंचाई कितनी है वहां से, ठीक। तो सिर्फ सड़क की, जमीन से ऊंचाई नहीं। एंड वाई इज अ यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस किस चीज का? यंग्स मॉड्यूलस हमारे उस मटेरियल का जिस मटेरियल का ब्रिज बना है। सिंस स्टील का यंग्स मॉड्यूलस सबसे ज्यादा होता है, तो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा तो सैग कम होगा। तो आपको होपफुली यहां तक थोड़ा बहुत आया होगा समझ में। ज्यादा डिटेल में अगेन मैं इसी फॉर्मूले को चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करूंगा, चैप्टर नंबर 9 में। तो अभी हमें सिर्फ चेक करके बताना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो बच्चों डायमेंशंस ऑफ एलएचएस आप लोग लिखोगे, आप लोग लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ एलएचएस व्हिच इज लेंथ m0 l1 t0, दैट्स इट। अब अगला पार्ट डायमेंशन ऑफ आरएचएस। डायमेंशन ऑफ आरएचएस निकालो। तो डायमेंशन ऑफ आरएचएस बराबर मास g हो गया LT -2, एक ही साथ स्क्वायर ब्रैकेट कर दो, थोड़ा सा समय बचेगा। लेंथ क्यूब खत्म, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। तो अच्छा बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट्स द डायमेंशन ऑफ 4? याद है? 4 इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। 4 की डायमेंशन नहीं होगी। दिस इज ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज लेंथ, डेप्थ
Depth is also length. Length cube. Cube plus 1, 3 plus 1. Length 4. And then Young's modulus. So your Young's modulus will be pressure या Young's modulus की जो डायमेंशन थी ml minus 1 t minus 2. यहां तक आ गई स्टूडेंट्स, बात समझ में? दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब मैं एक बार देखता हूँ सॉल्व करके क्या आएगा. ठीक है, तो फ्रॉम हियर मास 1 1 कैंसिल आउट. लेंथ 1 plus 3, 1 plus 3 is 4, 4 से 4 कैंसिल आउट. टाइम -2 टाइम -2 will cancel out. सिर्फ एक टर्म बच गई which is L minus 1 in the denominator. नीचे से ऊपर जाएगी +1 हो जाएगी. तो आप लोग लिखोगे डायमेंशन ऑफ RHS, ये लिखा मैंने. आगे m0 L1 T0, hence the given formula is dimensionally correct. तो ये डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है बिकॉज 4 की जगह 400 होता तो भी मेरा आंसर सही था. और ये थी लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो अगर यहाँ 4 की जगह 400 लिखा होता तो डायमेंशन मेथड ये कभी नहीं बताता कि वो सही है या गलत है. वो तो सही ही बताता. वो 4 400 ये क्या पता 4 भी ना आता हो, 0.4 आता हो, कुछ भी आता हो, तो वो नंबर नहीं बता सकता. तो ये चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला में डायमेंशनली करेक्ट आएगा अगर यहाँ पर कुछ चीजें हमारी ऊपर नीचे हुई भी तो. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. और आगे इसके बाद हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि हमारी यूनिट्स क्या थी या यूनिट्स के बाद कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है. तो स्टूडेंट्स विल सी. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, 7 यूनिट्स की. तो बच्चों यहां पर जो हमारी 7 यूनिट्स हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये सातों की सातों यूनिट्स की अपनी एक डेफिनेशन है. अच्छा, अगर आप इन सातों में ध्यान दोगे तो एक चीज देखो, सोचो कि मीटर हो गया, ठीक है, फिर सेकंड हो गया, फिर एम्पियर हो गया, किसी के आगे कोई प्रीफिक्स नहीं लगा. आप लोगों को शायद याद होगा ना कि उसके आगे एक प्रीफिक्स होता था, जैसे किलो. तो जैसे किलोग्राम, तो मास में क्यों प्रीफिक्स लगा, है ना? मास की यूनिट में क्यों प्रीफिक्स लगा, बाकी में क्यों नहीं लगा? अदर क्वांटिटीज के लिए ली गई. तो इसके पीछे भी एक रीजन है. ये रीजन अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो. मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग बोलोगे तो डिस्कस करूंगा. बट ध्यान रखना वो हमारा CBSE का या JEE के सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो स्टूडेंट्स यहां से जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो ये कि हमारी सबसे पहले यूनिट्स 7 टाइप की हैं और 7 यूनिट्स की अपनी अलग डेफिनेशन है. सबकी डेफिनेशन की एक बड़ी लंबी कहानी है. कई बार मास की जो यूनिट हो गई यहाँ पर किलोग्राम, उसकी डेफिनेशन कई बार बदली गई. ठीक, या लेंथ की कह लो, लेंथ की भी कई बार बदली गई. टाइम की भी, पहले टाइम को क्या कहते थे कि जो हमारा सोलर डे हो गया, ठीक है, उसका सन का एक चक्कर काटने वाले को सोलर डे कहते हैं. ठीक है, सन के नहीं, एक एक्सिस पर अर्थ का घूम जाना इज कॉल्ड एज सोलर डे. तो सोलर डे के बेसिस पर यहाँ पर डिफाइन करा गया था टाइम. फिर उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, हम लोग एक पर्टिकुलर एटम के वाइब्रेशंस की बात करेंगे क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट होता है. तो फिलहाल यूनिट्स की डेफिनेशन है जो आप लोगों को वैसे भी मिल जाएगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हो. बट ये डेफिनेशंस बच्चों कुछ ही नहीं चाहती है. इसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट की तो वो ज्यादा जरूरी है. कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स. तो ये जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होंगी ये क्या है? अगर हम देखें, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स आर दोज व्हिच आर, यू कैन से दैट, व्हिच आर डायमेंशनलेस. यहां से एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आ रहा है स्टूडेंट्स, यू कैन राइट डाउन. नेम एनी 2 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डायमेंशनलेस but having unit. Name any 2 physical quantities which are dimensionless but having unit. आंसर है एंगल और सॉलिड एंगल. फिजिकल क्वांटिटी हुई बच्चों क्या? एंगल और सॉलिड एंगल. तो एंगल के लिए जो टर्म आती है
वो आती है रेडियन। तो रेडियन क्या है? रेडियन है कि अगर कोई दो पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट पे, जो फिक्स पॉइंट उससे r डिस्टेंस अवे है, जो फिक्स पॉइंट उससे r डिस्टेंस अवे है, अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी r ही है तो रेडियन की वैल्यू होगी वहां पर 1। कहने का मतलब ये हुआ कि एक फिक्स पॉइंट मान लो स्टूडेंट्स, तो लेट अस से दिस इज योर फिक्स पॉइंट, यहां से आपने अदर 2 पॉइंट्स लिए, तो ये सेंटर हो गया सर्कल का, और यहां पर जो एंगल बना ये थीटा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस जो कि आर्क लेंथ के नाम से आपने आज से पहले पढ़ा है, एक्चुअली ये एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो अगर तो रेडियस ये हुआ, तो रेडियन को कैसे डिफाइन करा गया? अगर r और l इक्वल हो जाए तो सेंटर पे बनने वाला एंगल 1 रेडियन होगा। डेफिनेशन आ गई होगी समझ में। हाउएवर रेडियन का कंसेप्ट कहां से आया? रेडियन एसआई यूनिट है हमारी एंगल की। तो रेडियन क्या है? एसआई यूनिट है हमारी, एसआई यूनिट है हमारी किसकी? एंगल की। तो रेडियन एसआई यूनिट है एंगल की, जहां पे एंगल इज डिफाइंड एज l अपॉन r, और इसको हम लोग कहेंगे कि अगर l और r दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एसआई यूनिट 1 रेडियन हो जाएगी। तो यहां तक आपको आया समझ में? तो रेडियन को ना आप लोग ऐसे समझो कि ये 2 मार्कर हो गए, 2 रेडियस मानो, फिक्स पॉइंट मेरा यहां से मानो, मैं राइट हैंड को यहां से इसको पकड़ रहा हूं। अब ये जो बना हमारा ये एंगल है, ये एंगल है, इसे 2D एंगल भी कहते हैं। तो अब आपको देख के लग रहा होगा शायद इन दोनों पॉइंट्स के, इन दोनों टिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है तो मार्कर की लेंथ के इक्वल आ रहा है। सो ये एंगल 1 रेडियन हो गया है ना, आसान था। तो दिस इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। तो हम लोग वहां से कहेंगे r इक्वल्स टू 1 तो इट इज 1 रेडियन। सिंपल, ठीक, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी खैर कुछ डिफिकल्टी, कुछ टफ नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स, फर्स्ट वन इज रेडियन, सेकंड वन इज स्ट्रेडियन, STERADIAN, स्ट्रेडियन। तो व्हाट इज दिस? दिस स्ट्रेडियन इज अ SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बोलेंगे एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो जब एरिया भी 1 होगा, रेडियस स्क्वायर भी 1 होगा, तो जो हमारा ओमेगा है वो 1 आ जाएगा। उस टाइम पे हम कहेंगे 1 स्ट्रेडियन सॉलिड एंगल की वैल्यू है। ये 3D फिगर है स्ट्रेडियन, यहां पे, यहां से देखो सॉलिड एंगल को 3D एंगल। तो 3D के लिए जैसे मैंने कहा कि पहले यहां पर 2 पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट का एंगल है। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास एक एरिया है। यू ऑल कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रिंग। एरिया ऑफ दिस रिंग इज पाई आर स्क्वायर, यू कैन से। अब एक फिक्स पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगी, तो वो फिक्स पॉइंट लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग दिस इज अ फिक्स पॉइंट, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, ये स्केल का एंड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो इस तरीके से मैंने एक पॉइंट को ज्वाइन किया, इस तरीके से मैंने यहां से ज्वाइन किया, इस तरीके से यहां से ज्वाइन किया, यहां से ज्वाइन किया। तो ऐसे सारे ज्वाइन करता चला गया तो एक कोनिकल शेप आ जाएगी। तो कोन के जो सेंटर पे एंगल बना वो एरिया की वजह से एंगल बना। तो बच्चों जो एरिया का एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल होता है। सिंपल, एरिया का एंगल सॉलिड एंगल, पॉइंट या लाइन का एंगल, तो लाइन का एंगल क्या होगा? जस्ट प्लेन एंगल। तो आप इसको प्लेन एंगल भी बोल सकते हो, और हमें यहां प्लेन एंगल ही लिख लेना चाहिए, क्योंकि प्लेन का मतलब होता है 2D और सॉलिड का मतलब होता है 3D। ठीक, यहां से ये वैल्यू आई समझ में आपको। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो क्या आएगा? दिस इज द कंसेप्ट। तो यहां से आप लोग देख सकते हो ओमेगा। तो ये जो हमारी वैल्यू आ रही है पूरे एरिया की, एरिया एंड दिस इज रेडियस, तो ये सॉलिड एंगल हुआ। तो अब ये तो सिमिलर क्वांटिटी के रेशियो है तो डायमेंशनलेस हो गए, लेकिन एरिया कम ज्यादा हो सकता है, तो मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी फिजिकल क्वांटिटी को आप n इंटू यू लिख देते हैं। n क्या होता था? नंबर, u होती थी हमारी यूनिट। तो सारी फिजिकल क्वांटिटी को आप n इंटू यू लिख देते, तो वहां पर वो हमारा मतलब था। तो स्टूडेंट्स ये हमारी हो गई कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट।
ठीक, यहां तक आपको आया होगा समझ में। अपने अगली क्लास में मैं जो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा लेंथ की यूनिट, छोटी बड़ी, या मास की यूनिट छोटी बड़ी, कि मास ऑफ सन कितना होगा बताओ, कैसे मेजर करा होगा, सोचने वाली बात है ना। तो मास ऑफ सन क्या होगा, तो ये वाली सारी चीजें हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।